Friends, welcome to Study for Civil Services. Today is 16th of June 2020 and guys, करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छा करने के लिए। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट जरूर कीजिए ये, राइट। और या फिर अगर आप कहीं और किसी और टेस्ट सीरीज में भी कंफर्टेबल है तो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहां पर आपको करीब 4000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे और हमारा ऑलरेडी रिकॉर्ड रह चुका है कि हमारे पास से काफी सारे बच्चों का हम लोगों ने सिलेक्शन कराया और हर साल हम लोग के पेड कोर्सेज से सिलेक्शन होते ही होते हैं। अगर यकीन ना है तो आप जाकर जो है वो हमारे मेन चैनल पर भी देख लीजिएगा, या फिर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फेसबुक का पेज है, वहां पर भी ज्ञान सर ने काफी सारे ऐसे बच्चों के फीडबैक जो है वो डाले हुए हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है हमारे पेड कोर्सेज से। तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जहां पर हम लोग को जीएस पेपर 1 2 3 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। हम लोग बात करेंगे लोनार झील के बारे में, लोनार लेक के बारे में। क्वेश्चन आएगा ये लेक कहां पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर ये लेक हम लोग को देखने को मिलती है। ये बुल्डाना जिला के अंदर है ये लेक। हालांकि डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी एक जानकारी आप लोग को जनरल होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा याद रखना कि डेक्कन प्लेटू के अंदर ये हम लोग को लोनार लेक देखने को मिलती है। और थोड़ी सी बात करेंगे लोनार लेक के बारे में। इस प्रकार की ये लेक दिखाई देती है और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका कलर जो है वो पिंक हो गया है। इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले लोनार लेक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं हम लोग। तो इसको लोनार क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का मतलब गाइस होता है गड्ढा, राइट, गड्ढा। और कहा जाता है कि काफी सालों पहले एक मेट्रॉइड ने यहां पर हिट किया था इस जगह पर। अब देखिए, मेट्रॉइड जो है वो आप लोग को मुझे बताना है कि ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, राइट। तो इस प्रकार से ये मेट्रॉइड जो है उसने हिट किया था धरती के ऊपर। सिंपल सी ज्योग्राफी का ये टर्म है मेट्रॉइड, तो ये आप लोग को 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और मैंने यहां पर डिफाइन करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लैंग्वेज में कुछ तो भी लिख दो, राइट। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्ट वो डेफिनेशन मुझे लिखकर बताना, राइट, जिससे कि और वो याद भी कर लेना। क्योंकि क्या होता है, कई बार इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, टर्म्स होते हैं, उनकी अगर हम लोग एनसीईआरटी की डेफिनेशन मेंशन करें या प्रॉपर जो ऑफिशियल डेफिनेशंस होती हैं वो अगर रट कर मेंशन कर दें मेंस के एग्जामिनेशन में, तो मार्क्स आने की संभावना और ज्यादा अच्छी हो जाती है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में तो कोई भी कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकता है, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना वो काफी काम की होती है। तो कभी कभी कोशिश किया करो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, टर्म्स वगैरह होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन रटने की थोड़ी कोशिश किया करो। 1 2 4 बार पढ़ोगे आप तो ऑटोमेटिकली वो याद रहना शुरू हो जाएगी आपको। तो मेट्रोइड की डेफिनेशन लिखिएगा। इसकी आगे की बात करें हम लोग, तो देखिए इसको जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1979 में, भू विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया था। और एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने 1823 के अंदर इस जगह को एज अ यूनिक ज्योग्राफिकल साइट जो है वो आइडेंटिफाई किया था, यूनिक ज्योग्राफिकल साइट। और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था सीजेई अलेक्जेंडर। इसके अलावा अब हम लोग इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, इसका जो कलर है वो क्यों चेंज हुआ है। तो काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यहां पर सैलिनिटी हम लोग को देखने को मिली है, और साथ ही साथ यहां पर एल्गल ब्लूम भी है। जो एल्गल ब्लूम यानी कि एल्गी जो है हम लोग को देखने को मिलती है, जो काई टाइप की नहीं होती, तो वो एल्गल ब्लूम टाइप के होते हैं। तो उनका प्रेजेंस एकदम से ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। इसके अलावा काफी सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इस प्रकार की एक्टिविटी यहां पर हुई है, जिसके चलते इसका कलर चेंज हुआ है। और इवन जो है वो काफी सारे रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं और बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का यहां पर काफी समय से डिस्टरबेंस नहीं हुआ है किसी भी तरीके का। तो डिस्टरबेंस ना होना जो है वो एल्गल ब्लूम के मतलब जनरेशन का ज्यादा कारण भी बताया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। बट आप मेनली तौर पर दो चीज याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, कि एक सैलिनिटी और दूसरा एल्गल ब्लूम। ये 2 वजह है जिसके कारण यहां पर कलर जो है वो चेंज होता हुआ हम लोग को नजर आया। क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में इस प्रकार की चीज आपसे पूछी जाएंगी। पहले स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि लोनार लेक महाराष्ट्र में है, दूसरे में लिखा रहेगा कि लोनार लेक अभी रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि ये पिंक हो गई थी और पिंक होने की इसकी वजह कुछ ये थी। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी जो है वो कोट करती है स्टेटमेंट वाइज। तो आप लोग को ये वाला थोड़ा सा इसका रीजन पता होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग को न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा है, राइट। बट बाकी अभी इसके ऊपर और भी स्टडी चल रही है, बट आगे चल के और कोई इसमें पुख्ता कुछ चीज मिलेगी, रिसर्च मिलेगी, तब हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज आप याद रखो।
और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। अब देखिए इस न्यूज में बात हो रही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है गाइस? तो ये 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और पहली बार ये 2002 में लॉन्च किया गया था। इस दिन टारगेट किया जाता है कि चाइल्ड लेबर को पूरी दुनिया भर में से खत्म करना है, कि चाइल्ड लेबर जो है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस की जाती है और कहा जाता है कि चाइल्ड लेबर जो है उसको एंड करवाना है। और इसकी इस साल की जो थीम है वो कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। अब यहां पर हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये थीम आप लोग के लिए काफी काम की है। अब देखो गाइस, यहां से आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो कि आप अपने मेंस में लिखेंगे, जिससे कि आपका आंसर जो है वो काफी बेहतर होगा और दूसरों से अलग होगा, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आप यहां पर गेन कर पाओगे। तो इस चीज को जो मैं भी समझा रहा हूं उसको कहीं पर आप चाहो तो रिकॉर्ड भी करिएगा। तो देखिए गाइस, अभी हमने क्या देखा, कोरोना वायरस के चलते ऑलरेडी हालत काफी ज्यादा खराब है हेल्थ सेक्टर के अंदर, हम देख ही रहे हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो काफी उसमें डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, राइट। रिसेशन की स्टेट में हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इस बीच क्या हो रहा है गाइस, हमारी कंट्री के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जैसे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई एक दुकानदार है, ठीक है। अब दुकानदार ने की दुकान 2-3 महीने तक अभी बंद थी, उसके चलते उसको काफी ज्यादा लॉस हो गया। अब इसको अपनी जो लॉस है उसको रिकवर भी करना है, राइट। और ऊपर से आज की डेट में जो आज भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस है और इवन लोग बाहर अपने घर से भी, समझदार लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाकी तो काफी सारे लोग निकल रहे हैं आज की डेट में भी, राइट। तो अब जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी दुकान में जो फुट काउंट होता था, यानी कि जो लोग आते थे परचेस करने, खरीदारी करने, वो काफी कम हो गया। अब जो पहले जो लॉकडाउन से पहले जो इसकी इनकम हुआ करती थी वो अब हो नहीं रही है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी दुकान से लोगों को निकालेगा। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज हम लोग को देखने को मिला, ठीक है, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये अपने दुकान से जो है वो लोगों को निकाल देगा, जिसको इसने रखा हुआ था एम्प्लॉइज वगैरह को, ठीक है। तो ये निकाल देगा और ये क्या टारगेट करेगा, बच्चों वगैरह को या फिर ऐसे लोगों को ये जॉब पे रखे जो कि काफी कम पैसों पे उसका काम कर दें। तो इसमें टारगेट किया जाएगा बच्चों के ऊपर। और इवन बच्चों के जो माँ बाप वगैरह जो होते हैं, जैसे कि पुअर फैमिलीज की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी बच्चों को ढकेलते हैं इन सब बिजनेस के अंदर। और अभी जो है यहाँ पर इस प्रकार की कैटेगरी के जो लोग हैं, जिन लोगों ने अभी लोगों को निकाला है जॉब वगैरह से, और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई सस्ते में उनके पास काम करने के लिए एग्री हो जाए, तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, चाइल्ड लेबर का प्रमोशन हुआ, प्रमोट किया जा रहा है चाइल्ड लेबर को। मतलब ये जो कोरोना वायरस जो है उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हो रहा है कि ये चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट कर सकता है। तो ऐसी चीज अगर आप अपने मेंस में लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो दूसरों से काफी अलग होगा और आपके मार्क्स जो है वो काफी अच्छे आपको मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अलग हटके कुछ चीजें लिखोगे। तो ये वाली चीज भी जरूर मेंशन कीजिएगा आप, राइट। तो ये एक बड़ा खतरा जो है वो आज की डेट में बताया जा रहा है और इस थीम से हम लोग को बकायदा नजर आ रहा है कि कोविड-19 ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते आज की डेट में हम लोग को बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले से कई ज्यादा, राइट, क्योंकि ये स्थिति आज की डेट में डेवलप हो रही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है चाइल्ड लेबर को एंड करने का एक क्लॉज। और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है गाइस, उनका भी टारगेट यह है कि 2025 तक पूरे दुनिया भर में से सभी प्रकार के चाइल्ड लेबर और उसके फॉर्म्स को एंड करना है, खत्म करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे चाइल्ड लेबर वगैरह का अगर कोई टॉपिक आता है तो, राइट। तो ये चीज थी गाइस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में, जून 12 को जो ऑब्जर्व किया जाता है। अब आगे की बात करेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हो रही है। कृषि सिंचाई योजना नाम से जन्मा है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल फार्म वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, सिंचाई यानी कि इरिगेशन। तो इरिगेशन की स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब यहां पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ये एक कंपोनेंट हम लोग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इसका तो आंसर सभी को पता होगा। तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, यानी कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की उतनी हम लोग प्रोवाइड करा के पानी को भी कंजर्व करें और एक एफिशिएंट तरीके से जो है वो फार्मिंग करें। तो इस पर ये जो कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कृषि सिंचाई योजना का ये टारगेट करता है, ठीक है। तो और इसके तहत यहां पर टारगेट किया जाता है कि हम लोग अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है वो लेकर आए, माइक्रो इरिगेशन वगैरह की, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे कि आप देख रहे हो स्प्रिंकलर यहां पर देखने को मिल रहा है। एक पाइप लगाकर अगर हम लोग फार्म को जो है वो पानी दें, यानी कि मतलब जो खेत वगैरह है उसको पानी दें पाइप लगाकर, तो कितना पानी वेस्ट होगा। बट वहीं अगर हम लोग ये स्प्रिंकलर लगा दें तो क्या होगा, पानी भी कम जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में
क्रॉप्स को जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसको मिल रही है, राइट। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रमोट किया जाता है इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, क्योंकि 4000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट जो है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को किया जा रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत इनको दिया जा रहा है ईयर 2020 और 2021 के लिए। तो हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली जो काम की जो चीज थी वो ये थी जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना था। गॉट इट। अब आगे की बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सहकार मित्र के बारे में, सहकार मित्र के बारे में। अब देखो गाइस, आज की डेट में आप काफी जो है वो समय से देखते आ रहे होंगे कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, इंटर्नशिप के ऊपर ज्यादा टारगेट कर रही है, राइट। हमने प्रीवियस जो कुछ दिन थे, एक दो हफ्ते पहले भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए इस प्रकार के, जैसे कि टुलिप नाम के टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोग को याद आ रहा होगा। तो टुलिप अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आज की और इससे पहले भी यानी कि काफी सारे आज की डेट में आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम दिख रहा है सरकार की तरफ से। अब सरकार ये ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो अलग अलग फील्ड के लिए क्यों लेकर आ रही है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए। तो देखो गाइस, ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में आप लोग को पता होगा इसकी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है, दूसरी बात जो एम्प्लॉयर्स है या फिर मैं बोलूं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है स्किल्स वगैरह की, वो रिक्वायरमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल पा रही है, राइट। आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज करना आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है पूरा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि आज जो एट प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो आज रिक्वायरमेंट है चीजों की, जो स्किल्स की आज रिक्वायरमेंट है, वो हमारे एकेडमिक्स में हम लोग को नहीं बढ़वाया जाता, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। तो ये एक बड़ा इशू है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आजकल काफी ज्यादा लाए जा रहे हैं, जिससे कि दो फायदे होते हैं। एक तो इंटर्नशिप के चलते जैसे ही बच्चा जो होता है वो अपने कॉलेज में लास्ट ईयर वगैरह में होता है या तुरंत ग्रेजुएट हुआ होता है, तो उस बच्चे को क्या फायदा होता है, उसको तुरंत एक कंपनी जो है वो उसको हायर कर लेती है, यानी कि इंटर्न कर लेती है, इंटर्नशिप उसको दे देती है। तो वो इंटर्न के तौर पर उस कंपनी के अंदर वेरियस चीजों को सीखता है, समझता है। जैसे कि स्मार्ट सिटी प्लान को लेकर भी आप लोग को याद रहा होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि स्मार्ट सिटी प्लान के लिए भी सरकार ने एक इनिशिएटिव जो है वो लेकर आई थी, राइट। तो वैसी काफी सारी चीजें हैं। स्मार्ट सिटी प्लान का मेरे ख्याल से ये टुलिप प्रोग्राम ही है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्लान, हाँ यही है, टुलिप प्रोग्राम ही है, जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो इंटर्न्स वगैरह जो है उनको इनवाइट किया जा रहा है इंटर्नशिप वगैरह के लिए, कि नए नए जो बच्चे हैं जो तुरंत कॉलेज से निकले हैं, वो इसलिए किया जा रहा है। एक तो बच्चा जो है वो उस फील्ड के, उस सेक्टर के बारे में जो है वो वेरियस चीजें सीखे, दूसरी बात उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को जो है वो एक नई जो है माइंड, न्यू माइंड जो है वो मिल जाए। जैसे कि न्यू माइंड जो होता है वो इनोवेटिव माइंड होता है, तो वो बच्चा जब आएगा तो वो अपडेटेड चीज लेकर काफी कुछ चीजें उस कंपनी के अंदर बताएगा, उस कंपनी की ग्रोथ वगैरह के लिए। तो इसके दोनों तरफ से इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं इस प्रकार के इंटर्नशिप प्रोग्राम के। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर है, जो कंसेप्ट जो आप लोग को समझना जरूरी था कि आज की डेट में पॉलिसीज किस प्रकार की हो रही है सरकार वगैरह की। तो देखो क्या होता है, इस एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग को अगर मेंस बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक आप कर ही लोगे, क्योंकि ये सब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को लगभग देता हूं तो उसमें तो आपका प्रीलिम्स क्रैक होना ही होना है डेफिनेटली, बट मेंस भी तो क्रैक करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और मेंस क्रैक करने के लिए आप लोग को एग्जैक्टली चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें तो हर कोई लिख देगा पढ़ के, बट जो कंसेप्ट वाली जो चीज होती है कि भाई सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है, वो लिखना, वो मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर काफी सारे लोग गलती कर जाते हैं और उसके बाद फिर वो मतलब मेंस में उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ जाता है, राइट। चलो अब हम लोग इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ये जो स्कीम है, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम की, सहकार मित्र स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर को एनहांस करने की ये स्कीम है। पहली चीज तो ये अपने दिमाग में रख लेना, इसको लॉन्च किया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, और ये एक इनिशिएटिव है एनसीडीसी का, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। ये यंग प्रोफेशनल के लिए ये स्कीम इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें फायदा किसका होगा, कोऑपरेटिव्स को भी होगा और यंग प्रोफेशनल्स को भी होगा। वही सेम चीज जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। इसमें हर एक इंटर्न जो है गाइस उसको 4 महीने की इंटर्नशिप पीरियड के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, यानी कि स्टाइपेंड वगैरह भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहां पर एलिजिबल कौन कौन होंगे इस स्कीम के लिए, तो गाइस देखो जो भी प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल अलाइड फील्ड के, या फिर आईटी सेक्टर से, आईटी फील्ड से जो बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको यहां पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा एमबीए डिग्री जिन लोग के पास एग्री बिजनेस के अंदर है, या फिर कॉर्पोरेशन के अंदर फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इन फील्ड के भी प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स को भी मौका मिलेगा इस एसआईपी में, ठीक है, सहकार मित्र में, जिससे कि वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव के लिए जो है वो वेरियस
मतलब चीज उस सेक्टर को अच्छे से समझें और साथ ही साथ कोऑपरेटिव को भी एक यंग माइंड जो है वो मिल सके, यानी कि उनके यंग आइडियाज वगैरह मिल सके यंग माइंड के, राइट। तो ये वाली चीज जो थी जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए और इससे रिलेटेड ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। और ये तुलिप प्रोग्राम एक बार आप अच्छे से देख लेना, इस टॉपिक ये वाला टॉपिक भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये मैंने आप लोग को 8 जून 2020 को भी कुछ समय पहले ही पढ़ाया है, पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। और 35 मिनट 21 सेकंड पे अगर आप जाएंगे तो आप लोग को ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का ये जो सर्च वाला कॉलम होता है ना, यहां पर लिख दीजिएगा 8 जून 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। तो सबसे पहले वाला जो वीडियो आएगा वो ये वाला आ जाएगा और ये 8 जून का वीडियो होगा और इस वीडियो को आप देख लेना और इसके 35 मिनट 21 सेकंड पे तुलिप प्रोग्राम मिल जाएगा जिसको आप अच्छे से समझ लेना, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल इसके बारे में। अब बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो देखो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझने के लिए पहले क्या करो, यहां पर 12 जनवरी 2019 को मैंने ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पर। तो एक बार पहले यहां पर चले जाओ, उसके बाद फिर आगे की चीज आप समझना, ठीक है। पहले यहां पर चले जाना और ये वाला टॉपिक भी ओनली करंट अफेयर के अंदर मेंशन्ड है। 24 मिनट 48 सेकंड पर ये आपको टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। अब देखो गाइस, अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इन्फॉर्म किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, यूएनएचआरसी को, कि अभी एट प्रेजेंट हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने के लिए वेरियस काम कर रही है। और इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने देखा था कि सिक्किम जो है वो हमारी पहली स्टेट बन गई है जो कि प्लान कर रही है कि 2022 से पहले पहले ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जो है वो इंप्लीमेंट कर दे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या होता है, सरकार जो है वो सभी के अकाउंट में कुछ पैसे डालती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मतलब इकोनॉमिक कंडीशन। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक सिटीजन के अकाउंट में पैसा जाता है सरकार की तरफ से। जैसे कि सरकार क्या करती है, वेरियस वेलफेयर वगैरह स्कीम्स लेकर आती है अलग अलग प्रकार की। तो यहां पर वेलफेयर वगैरह स्कीम ना लाकर सरकार एक्चुअल कैश जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो यहां पर प्रोवाइड करा देती है लोगों के बैंक अकाउंट में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर। तो आप वो ये वाला टॉपिक पढ़ोगे तो और अच्छी क्लियरिटी आप लोग को आ जाएगी। अब इसके अलावा तो यहां पर ये काम आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो गाइस कोरोना वायरस के चलते हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है इकोनॉमी की। काफी सारे ऐसे जो वर्कर्स हैं गाइस जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से स्पेशली बिलोंग करते हैं, तो उनकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, वर्स उनकी कंडीशन हो चुकी है। और इस चीज को जो है वो संभालना है और संभालने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की प्लानिंग एट प्रेजेंट जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। और इवन देखो मेंस पर्सपेक्टिव से एक और चीज आप मेंशन ये करेंगे कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-2017 के अंदर भी इस कंसेप्ट की बात की गई थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, जहां पर यानी कि इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था इकोनॉमिक सर्वे 2016-2017 ने कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो लाया जाए, वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम की जगह हम लोग जो है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ला सकते हैं, पॉवर्टी को, गरीबी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आप लोग के लिए मेंशन करने का, ठीक है। जैसे कि गरीबी कम किस प्रकार से की जा सकती है, तो उसमें एक पॉइंट आप इस प्रकार का ये पूरा ये वाला मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें आपकी काफी जो है वो आपका आंसर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर्स के अंदर आप जितनी ऑफिशियल चीजें मेंशन करो उतना अच्छा रहता है, राइट। तो ये इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि आप 1-2 बार 4 बार पढ़ोगे तो आप लोग को रट जाएंगी वो सब चीजें, राइट। तो उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि यार इतना सारा फैक्चुअल पढ़ना है, फैक्चुअल कुछ नहीं होता, वो जनरल चीजें होती हैं, वो 2-3 रीडिंग में आ जाएगी आप लोग को। अब पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर 2 से रिलेटेड इतनी ही न्यूज थी। तो देखिए गाइस, सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो STIP 2020 की देखने को मिल रही है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की एक नई पॉलिसी अब तैयार की जा रही है। ये 5वीं हम लोग को STIP देखने को मिल रही है। इससे पहले 1958, 1983, 2003 एंड 2013 को ऑलरेडी इस प्रकार की पॉलिसी आ चुकी है। पहले समझना आप लोग के लिए जरूरी है कि ये एग्जैक्टली पॉलिसी क्या है। तो ये सरकार क्या करती है, वेरियस कमिटीज वगैरह बनाकर वेरियस पॉलिसीज जो है वो तैयार करती है। जैसे कि IAS ऑफिसर जब आप बन जाओगे आगे चल के, तो आप भी वेरियस कमिटीज का हिस्सा होगे, तो आप अलग अलग पॉलिसीज बनाओगे। तो वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है कि हम लोग इनोवेशन सेक्टर के अंदर, या फिर जो हमारी वेरियस जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो उसमें किस प्रकार से हम लोग इनोवेशन का उपयोग करें, उस फील्ड के अंदर कैसे इनोवेशन को प्रमोट करें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस फलाना फील्ड को की ग्रोथ जो है वो कैसे करवाएं। तो इसको लेकर एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पे। उसमें ये अभी एट प्रेजेंट 5वीं इस प्रकार की पॉलिसी तैयार की जा रही है। और ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर
ऑफिस ऑफ पीएसए जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ज्वाइंटली जो है ये पॉलिसी तैयार की जा रही है। स्टेप 2020 की जो प्रोसेस है वो अगले 6 महीने के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी कि कंप्लीट हो जाएगी। और इस पॉलिसी के अंदर कोरोना वायरस पेंडेमिक को ध्यान में रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत हम लोग को कैसे बनाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, वेरियस रिसर्च वगैरह की फील्ड का इस्तेमाल करते हुए, R&D वगैरह का, और साथ ही साथ जो ह्यूज मार्केट है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है और डेटा, उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे इंडिया को आत्म भारत बनाना है। तो इस पर भी जो है वो टारगेट किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो अभी आगे चल के जब ये पॉलिसी आएगी तब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए इस प्रकार की कुछ पॉलिसी होती है जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए, जिसकी अभी तैयारी चल रही है। राइट, अब देखो गाइस, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन होते हैं? तो देखो ये सेटअप ऑफिस किया गया था 1999 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी ये साइंटिफिक एडवाइजर है तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता होगा, एडवाइस देता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो देखो गाइस, यहां पर टारगेट किया जाता है, ये ऑफिस जो है वो पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, मिशन जो है वो तैयार करता है। किसके लिए? हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन और सपोर्ट सिस्टम जो है वो अलग अलग एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग सेक्टर के अंदर इनोवेशन और सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो उसको ध्यान में रखते हुए वेरियस पॉलिसीज, स्ट्रेटजी और मिशन जो है वो तैयार करता है। गॉट इट? इसके अलावा इसका काम क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क वगैरह जो है वो जनरेट करना है। हमारी कंट्री के अंदर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर्स होते हैं, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई। तो वहां पर उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ लाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो है वो किस डायरेक्शन में करना है और किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, तो उससे रिलेटेड भी ये वेरियस एडवाइस देता है ये ऑफिस। इसके अलावा ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम करता है, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो होती है कैबिनेट की, तो उसके लिए ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम करता है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC, तो ये क्या करती है? ये वाले जो काउंसिल है ये इसकी हेल्प करती है इस ऑफिस की। तो ये वाली बात भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए जनरली कि ये एक प्रकार का ऑफिस है जो कि साइंटिफिक एडवाइसेस जो है वो हमारी कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराता है। और अभी जो है ये इन्वॉल्व है किस फील्ड में? अभी हम लोग को ये इस न्यू स्टेप पॉलिसी बनाने के लिए इसका इन्वॉल्वमेंट अभी देखने को मिल रहा है। अगले 6 महीने में ये पॉलिसी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इस न्यूज की चर्चा करें तो देखिए गाइस, हमारी इंडियन रेलवेज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। पहला डबल स्टैक ट्रेन जो है वो हमारे यहां हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, ओवरहेड इक्विपमेंट जो होते हैं तो उनके तहत सक्सेसफुली जो है वो ओवरहेड इक्विपमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वाली जो चीज आप देख रहे हो ट्रेन के ऊपर लगी रहती है, वो तार से कनेक्ट होती है ये, तो दिस इज कॉल्ड ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, और ये पीयूष गोयल जी ने भी ये वाला एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया है इस चीज का, जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो उनके ट्विटर अकाउंट पे। राइट, और देखो यहां पर हुआ क्या है, हम लोगों ने किया क्या एग्जैक्टली, किस चीज पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आप देख सकते हो ट्रेन के ऊपर जो है, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको पता होगा ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने भी आपको वो दिखाया ना, OEH, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये लगा रहता है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार के डबल डेकर टाइप की ट्रेन बना दी। यानी कि आप देखते हो जनरली ट्रेन पर एक ही सिंगल स्टैक नजर आता है, इस प्रकार की जो ये माल गाड़ी जो होती है ना, आपने देखी हुई माल गाड़ी में इस प्रकार के जो डब्बे लगे रहते हैं, तो वो एक ही सिंगल में हम लोग को ये डब्बे देखने को मिलता है। बट यहां पर क्या हुआ है, हमने 2 डब्बे लगा दिए इस प्रकार, डबल डेकर टाइप का बना दिया, 2-2 डब्बे ऊपर कर दिए हैं। तो ये डबल स्टैक जो है वो हम लोग ने किया है, तो इसको डबल स्टैक बोलते हैं और इसको सिंगल स्टैक बोलते हैं। तो इसको लेकर हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है कि इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी पर भी वेस्टर्न रेलवेज के अंदर हम लोगों ने ये गाड़ी जो है वो चलवाई है। यानी कि देखो ये ऊपर जो है वो तार लगे हुए हैं, बट देन टू हम लोगों ने डबल स्टैक करके गाड़ी चला दी। और ये गाड़ी चली थी गुजरात में, ये पालमपुर से लेकर बोटाड स्टेशन के बीच में हम लोग को 10 जून पर देखने को मिली थी, जिसका सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था, और उसी समय हम लोगों ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। तो ये एक जनरल जानकारी इसके बारे में आप लोग को होनी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा आई फ्लो मुंबई की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। आप जानते हो मुंबई में काफी ज्यादा फ्लड, काफी ज्यादा बाढ़ आती है, राइट, और हर साल हम लोग देखते हैं मुंबई के समय में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो डेवलप हो ही जाती है। तो ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, एडवांस में बता देगा कि बाढ़ जो है वो कब आने वाली है। एडवांस में बाढ़ की इंफॉर्मेशन दे देगा। बताया जा रहा है कि 6 से लेकर 72 घंटे के बीच में ही ये पहले से नोटिफाई कर देगा, अलर्ट कर देगा कि बाढ़ जो है वो आने वाली है। ये जॉइंट इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का और ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, BMC का। और मुंबई जो है गाइस ये चेन्नई के बाद दूसरी सिटी है जहां पर ये वाला सिस्टम लगा है। तो याद रखना हमारी कंट्री के अंदर 2 सिटीज में ये सिस्टम है, एक चेन्नई के अंदर और दूसरा ये मुंबई में हम लोग को देखने को मिल रहा है। आई फ्लो सिस्टम जो कि एडवांस में बताया जाता है कि बाढ़ जो है वो आने वाली है और फिर उससे
पहले से जो है वो प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, तो उसके लिए ये चीज सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। और मुंबई जो है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, ये भी याद रखिए, काफी सारे लोगों को ये बेसिक चीज भी नहीं पता होती कि मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। इसके अलावा यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बाढ़ जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करती है। इससे रिलेटेड मूवी भी बनी थी, याद है इमरान हाशमी की एक मूवी थी तुम मिले करके, तो उसमें भी ये बाढ़ वगैरह के बारे में दिखाया था। और अर्बन फ्लडिंग जो है ये काफी ज्यादा कॉमन है, उस शहर में हर बार बाढ़ आती है, राइट। और जून से लेकर सितंबर के पीरियड में हर साल का ये नाटक है मुंबई के अंदर। उसके कारण जो ट्रैफिक, रेलवेज और एयरलाइंस वगैरह जो है वो अफेक्ट होती है, उनको प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये हेल्प करेगा, पहले से एडवांस में जो है वो इंफॉर्मेशन दे देगा कि बाढ़ जो है वो आने वाली है, राइट। और आज से हमारी इतनी ही न्यूज थी, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप पहले तो सबसे पहले लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, और इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, पहले ये होमवर्क सुन लो। उसके बाद अभी आपके लिए 2 मिनट का क्विज जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे ही मैं आपको बाय बोलूंगा 2 मिनट का क्विज शुरू हो जाएगा, वो हमारी टीम ने आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि रात में आज से जो हमारा जो डेली टेस्ट चलता है ना, उसका टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। 8 बजे की जगह वो 10 बजे अब आपको मिलेगा। दूसरी बात, जो 7 बजे जो है हम लोगों ने टाइमिंग रखा है, 7 बजे आप लोग को टॉप 10 यूपीएससी के क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। तो देखो 7 बजे टॉप 10 यूपीएससी के रैंडम क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और उसके अलावा अपना जो टेस्ट चलता आ रहा है वो रात में 10 बजे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और अब से मैं मॉर्निंग में 6 से 8 बजे के बीच में आप लोग को टेस्ट के टॉपिक जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि रात में प्रोवाइड करा दूं, बट अगर रात में ना प्रोवाइड कराया, क्योंकि काफी लेट हो जाएगा रात में आपको टेस्ट दूंगा उसके बाद, तो अगर बाई चांस रात में ना प्रोवाइड कराया मैं, तो आपको सुबह 6 से 8 बजे के बीच में टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास फिर भी काफी समय है उस पूरे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का, पूरा दिन ही है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा है, ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एक बार आप सुन लो। एनसीडीसी पहला टॉपिक, दूसरा एफपीओ, तीसरा 9th शेड्यूल, और चौथा जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल के बारे में इसलिए बात हुई थी अभी न्यूज में, जनरली आप सुन लो, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, कि अभी फोकस किया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। तो इस पर अभी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, ठीक है। अभी केंद्र मंत्री ने ये वाली बात जो है वो कही थी। तो ये 9th शेड्यूल आप एक बार पढ़ना, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। और ये टोटल 4 टॉपिक्स हैं आपके एग्जैक्टली, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और गाइस हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स 100 डेज का अवेलेबल है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और ये क्विज आप दीजिए, और आपका 10 में से कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, यानी कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।